गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। आज मैं फिर पुनः लेकर आया हूं कक्षा 8 के इकाई 11 जो बल और दाब पढ़ा रहे थे उसका थर्ड पार्ट। ये विज्ञान कक्षा 8 की बुक है, SCERT की बुक है, जिसमें हम आपको पार्ट 11 पढ़ा रहे थे। पार्ट 11 में हम पढ़ा रहे थे पार्ट 11 में बल और दाब, और बल दाब के साथ हमने आपको इसमें 2 वीडियो पब्लिश कर दिए हैं, पार्ट 1 और दूसरा। आज हम पार्ट 3 को लेकर आए हैं। आइए चलते हैं। विज्ञान की सही समझ विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि आपको समझना होगा विज्ञान के हर टॉपिक को, और टॉपिक को समझाने के लिए हम चलते हैं उत्प्लावन बल। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इससे पहले सेकेंड पार्ट में हमने आपको बताया था कि अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन होता है सबसे न्यूनतम होता है। आज हम बताते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का मतलब होता है जो जल के द्वारा ऊपर की ओर बल लगता है, जैसे कि लिखा है थ्रस्ट, मतलब ऊपर की ओर लगने वाला बल ही क्या होता है, उत्प्लावन। किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबाने पर द्रव का कितना आयतन विस्थापित होता है। आइए हम इसको एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। कांच का एक आयताकार टुकड़ा लेंगे, इसका आयतन ज्ञात करिए कितना है। पानी से पूर्णतः भरा एक बर्तन लेने, बाल्टी या टब कोई ले लेंगे, और कांच के गुटका जो है उसको पूर्णतया जो है उस टब में डुबो देंगे। जैसा कि ये देखो लिखा है, आपका एक टब है और टब में हमने क्या किया, एक टुकड़ा लिया है। कांच के गुटके के आयतन और इस गुटके द्वारा विस्थापित पानी के आयतन का क्या संबंध है, इन दोनों को हम समझते हैं। किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित कर देता है, और किसी वस्तु के पानी में डुबोने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका हम प्रयोग क्रियाकलाप 9 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, एक हमने पानी का टब ले लिया है और ईंट लेकर, पहले एक ईंट हमने ली है, ईंट को हवा में हमने उठाया है, तो हवा में उठाने पर हमने देखा इसका भार अधिक है, और इसी प्रकार हाथ में उठाए हुए भार जो ईंट है इसको हम पानी में डुबोते हैं तो इसका भार थोड़ा हल्का महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस ईंट पर इस द्रव यानी पानी के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, इसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। आप महसूस करते हैं ईंट को डुबाना है, महसूस करते हैं कि ईंट हल्की महसूस हो रही, मालूम पड़ रही, क्यों, क्योंकि पानी में बल लग रहा है। ईंट को पानी में डुबोने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है। ईंट पर ऊपर की ओर जो बल लगता है इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। यह वस्तु के भार की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, इसी कारण ईंट हल्की लगती है। यानी ईंट हल्की क्यों लग रही, उत्प्लावन बल के कारण। देखो यहाँ से निष्कर्ष निकला है, किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है। कमी क्यों प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है। क्या आपने कभी कुएं से पानी खींचते समय या कोई भारी चीज जब पानी से आप निकालते हैं, पानी से भरे बाल्टी को पानी के अंदर यानी पानी की सतह से ऊपर की ओर खींचने से आवश्यक बल में अंतर का अनुभव किया होगा। यानी जब कुएं से पानी हम निकालते हैं, भरी बाल्टी जब तक जल में रहती तब तक हल्की रहती है, और जल के बाहर जब आती है तो वो भारी हो जाती। पानी से भरे मग या लोटे को पानी के अंदर तथा बाहर उठाकर देखें, क्या दोनों स्थितियों में आपका जो बल लग रहा है बराबर लगाना पड़ता है। क्या इसका अवलोकन कभी किया है आप लोगों ने। अवलोकन को उत्प्लावन बल की संकल्पना से समझा जा सकता है। आइए हम उत्प्लावन बल को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 जार लेंगे। देखो आपको लिखा है, एक जार ये है, एक जार ये, एक जार ये, एक जार ये, और इसमें हम क्या करेंगे, जल ले लेंगे, और यहाँ जो कमानीदार तुला होता है, स्प्रिंग तुला, इस तुला से सबसे पहले हम इसका भार ले लेंगे। एक गुटका ले लेंगे, उसका भार ले लेंगे, और इसका भार ले लेंगे मतलब वजन। मान लिया सपोज दैट ये 2 किलो है और इसका आयतन कितना है, और इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको जल में डुबोएंगे। जब जल में डुबोएंगे तो धीरे धीरे, तो इसके लिए एक हमने क्या किया है, एकदम लेवल बना लिया है जल का, और इसके ज्यों ही ऊपर अगर एक बूंद भी जल होता तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा।
और जब इसको हम डुबोएंगे तो क्या होगा, जल बाहर निकलने लगेगा। इस प्रकार निकलते निकलते एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम पूरा डुबो देंगे तो यहाँ पर देखो एक जल एकत्रित हो गया है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जल देखो एकत्रित होगा। जब हमने उस पिंड को, ये जो भार लिया था जिसका, वो जब पूर्ण रूप से डूब जाता है तो वो बहुत सारा जल यहाँ पर निकल होता है, इसको हम एकत्रित कर लेते हैं। अब ये जो जल निकला है, इस जल का भी हम भार इस कमानीदार तोले से ले लेते हैं, और जब हम ले लेंगे तो इसका भार जो जल का है और जो निकला हुआ जल है और इस जो पिंड का भार था, ये जो एक टुकड़ा था, गुटका था, इसका भार जो था वो बराबर होगा। ये यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। लिखा है कांच की लोहे के हुक लेंगे, बेलन के स्प्रिंग तुलादार लटका लेंगे, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और फिर अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि बेलन की वायु में लटकी अवस्था में पाठ्यांक में बेलन के जल में पूर्णतः डूबी हुई अवस्था का पाठ्यांक घटा देता है। घट क्यों जाता है? क्योंकि ये जल बाहर निकल गया है, इतना ही इसका भार कम हो जाता है। तो जब कोई वस्तु, यहाँ से निष्कर्ष एक निकला है, देखो जरा यहाँ से, कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, और भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये हमने बताया था, इसका जो भार है और इसमें जितना द्रव हटा है, तो इस द्रव का भार और इस पिंड में आई हुई कमी वो दोनों बराबर होती हैं, यानी हटाए गए द्रव का भार और पिंड में आई कमी दोनों बराबर होती हैं। वही यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है। सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने यह ज्ञात किया था, इन्हीं के नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी जो उत्प्लावन का सिद्धांत जो होता है, इसको दिया था आर्किमिडीज ने, इसीलिए हम आर्किमिडीज का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं क्रियाकलाप 11। धातु की एक कटोरी लें, कटोरी के भार के बराबर उसी धातु का टुकड़ा लें, कटोरी तथा धातु के टुकड़े को पानी से भरें और बर्तन में बारी बारी से डालें। क्या होता है, धातु का टुकड़ा डूब जाता है जबकि कटोरी पानी पर तैरती रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव द्वारा कटोरी ने अपने भार से बराबर या उससे अधिक जल को हटा दिया है, इसलिए तैरने लगी है। धातु का टुकड़ा जितना जल विस्थापित करता है, यहाँ से देखो निकल रहा है, जल जितना विस्थापित मतलब हटा देता है, उस पर लगा उत्प्लावन बल उस पानी के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल धातु के टुकड़े के भार से कम होने के कारण वह डूब जाता है। यहाँ 3 स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। एक टुकड़ा ये है, एक ये है और एक ये, 3 स्थितियां ABC दिखाई गई। ये जल भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक टुकड़े को देखो यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो हम डुबाते हैं इसको, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इस पिंड का भार है, इस पिंड का भार उस द्रव द्वारा जो उत्प्लावन बल लग रहा है, इसके ऊपर उत्प्लावन जो बल लग रहा है, यानी हटाए गए द्रव के भार से अधिक है। इसका भार अधिक है, किससे? हटाए गए द्रव के भार से अधिक है, और अधिक होने के कारण क्या होगा, डूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्थिति क्या दिखाई गई, जो ये जो पिंड है, इस पिंड का भार तथा जो हटाए गए द्रव का भार है, दोनों बराबर हैं। तो दोनों जब बराबर होंगे तो डूबा हुआ तैरेगा, यानी सतह के ऊपर नहीं, सतह में डूबा हुआ तैरेगा। ये द्वितीय स्थिति है। तृतीय स्थिति में क्या है, जो भार है, ये जो इस पिंड का भार है और जो उत्प्लावन बल है, अब यहाँ पर देखो उत्प्लावन बल अधिक है और इस पिंड का भार कम है, तो क्या होगा, ऊपर जो है ऊपर तैरेगा, यानी डूबा हुआ नहीं, ऊपर सतह पर तैरेगा। तो आपने समझा, 2 स्थितियों हम तैर सकते हैं, या तो हम अपने भार के बराबर द्रव को हटा दें या तो अपने भार से अधिक द्रव को हटा देंगे। 2 स्थितियां। यदि हम अपने भार के बराबर भी द्रव नहीं हटा पा रहे हैं तो वो स्थिति में डूब जाएंगे। तो 2 स्थितियां, इसी को तैरने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने भार के बराबर या तो द्रव हटाना होगा या तो भार से अधिक हटाना होगा। 2 स्थितियों में हम तैर सकते हैं। तो तैरने के यहाँ पर स्थितियाँ निकलती हैं, यानी तैरने के लिए हमें 2 स्थितियों का पालन करना होता है। इसी को हम कहते हैं प्लवन। प्लवन माने होता तैरना।
तो देखो जरा, तीन स्थितियां इसमें बताई गई हैं। पहली स्थिति में क्या है, आपका भार अधिक है जबकि उत्प्लावन बल कम है, यानी हटाए गए द्रव का भार कम है। ये जो है दिखाया जा रहा है बड़े का चिन्ह, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। तो यानी आपका जो हटाए गए द्रव का भार है वो कम है, और कम होने के कारण हम तैर नहीं सकते, वो वस्तु या हम हो स्वयं तो डूब जाएंगे। और दूसरी स्थिति क्या होती है कि हमें क्या करना होगा, हटाए गए द्रव का भार और जो हमारा भार है वो दोनों बराबर हैं। इस स्थिति में हम तैरेंगे, लेकिन कैसे, डूबे हुए तैरेंगे। और तीसरी स्थिति है हमारा भार और जो हटाए गए द्रव का भार है वो अधिक होता है। उस स्थिति में ऊपर सतह पर तैरेगी। जैसे फुटबॉल को आप डालिए तो ऐसी ही स्थिति आती है। तो आपने समझा, पहली स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी, ये देखो दिखाया गया है। दूसरी स्थिति में वस्तु पानी से पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी, ये दूसरी स्थिति बताई गई है। तीसरी स्थिति में वस्तु पानी की सतह पर तैरती रहेगी, ये तीसरी स्थिति बताई गई। इसका कुछ अंश पानी में डूबा रहता है, शेष भाग सतह के ऊपर रहेगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। ये पॉइंट आपको नोट करने वाला, ये नोट कर लेना, ध्यान कर लेना। और विज्ञान को अच्छी तरीके से समझने के लिए फैक्ट टू फैक्ट सारी बातें समझनी होगी, तभी हम चाहे जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछे हम उसको उत्तर देने के लिए सक्षम होते हैं। तो आइए चलते हैं। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसी को हम प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। ये आपका हो जाता है प्लवन का सिद्धांत। जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। घनत्व बराबर होने पर वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तो वह आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी। तो यहाँ हम क्रियाकलाप से समझते हैं। एक कांच की नली लेनी है, नली के एक सिरे में गुब्बारे को धागे से बांधना है, नली के ऊपर सिरे से पानी डालना है। हमें यहाँ चेक क्या करना है, द्रव का दाब। अभी हमने दाब कौन सा पढ़ चुके थे, इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो आया था उसमें हमने पढ़ा था वायु दाब, और हम फिर बताए थे आपको दाब मापी। दाब कौन सी, निद्रव दाब मापी, वायु दाब नापने के लिए। अब हम द्रव का दाब पढ़ने जा रहे हैं। आइए द्रव दाब को समझते हैं। अब क्या करेंगे, पानी डालने पर क्या होगा, जैसे एक पाइप ली हमने, एक बैलून लिया है, गुब्बारा लिया, इसमें हम जल डालेंगे, गुब्बारा फूल जाता है। पानी की मात्रा बढ़ाने पर नली में पानी का स्तर बढ़ जाता है और गुब्बारा अधिक फूलता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल स्तर बढ़ने से पेंदी पर दाब बढ़ जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है, देखो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये निष्कर्ष ही बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है क्या, कि द्रव बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है, यानी ये जो इसकी पेंदी है इस पर दबाव डालता है। फिर यहाँ प्रश्न उठता है, क्या क्षैतिज दिशा में ही दाब डालता है, बिल्कुल डालता है। आइए प्रयोग से समझते हैं। एक देखो, अब यहाँ हमने एक कांच बीकर लिया है, इसमें हम नीचे की ओर टोटी लगा देंगे और टोटी में भी एक बैलून बांध देंगे। यहाँ पर हमने जब जल डाला है इसमें, तो जल देखो यहाँ पर पेंदी में नहीं है, यहाँ साइड में है। अब साइड में होगा तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर जल भरता कि नहीं भरता है, तो यहाँ से भी जल भरता है, गुब्बारा फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो जल है वो क्षैतिज दिशा मतलब इधर उधर दिशा में भी बल यानी दाब लगाता है। तो देखो लिखा है, द्रव बर्तन की दीवार की क्षैतिज दिशा में भी दाब डाल। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि द्रव बर्तन की दीवारों के क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता। क्या द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता, बिल्कुल डालता है, क्योंकि देखो इधर आगे की ओर, दाएं बाएं और पीछे की ओर, चारों दिशाओं में चाहे जिधर भी आप छेद करके बैलून लगाइए हर दिशा में ये जल निकलेगा। इसका तात्पर्य ये होता है कि सभी दिशाओं में क्या होगा, बल दाब लगता है। दूसरा प्रयोग समझते हैं हम क्रियाकलाप 14 से। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बॉक्स टाइप का लिया है टीन का, और उसमें जल भर दिया और चारों तरफ इसमें हमने छेद कर दिए हैं। और जब चारों तरफ छेद किया तो चारों तरफ देखो जल निकलने लगा है। और जब चारों तरफ जल निकलने लगा है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो जल है वो किसी भी बर्तन में इधर इधर पीछे आगे और नीचे चारों तरफ, मतलब ऊपर की ओर, यहाँ पर एक कमी है, ऊपर की ओर बल नहीं लगेगा, दाब नहीं लगेगा, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे और नीचे
ऊपर की ओर दाब नहीं लगता है। क्रिया तो इस प्रकार आपने देखा द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इससे पहले कौन सा था, द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है, बिल्कुल सही है। यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला। फिर उसका ऊपर हमने समझा था द्रव बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है। तो पहला हो गया पेंदी पर भी दाब डालता है और बल्कि सभी दिशाओं में भी दाब डालता है। आगे है टूटी लगे टिन के 2 डिब्बे लीजिए, टूटियों के मुंह पर गुब्बारा बांध लीजिए। देखो 2 हमने ली हैं टूटी, और देखो यहाँ पर हम क्या निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं, 2 देखो पात्र लिए हैं, एक में जल कम है और एक में जल अधिक है। एक में जल यहाँ तक भरा है और एक में जल यहाँ तक भरा है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें जिसमें जल कम है मतलब इसमें जल की जो हाइट है वो कम है, यानी यहाँ पर एच कम है, यहाँ पर एच हाइट इसकी ज़्यादा है। हाइट कम है तो यहाँ पर देखो दबाव कम हो गया, जबकि यहाँ पर दबाव अधिक है, इसीलिए इसमें जल ज़्यादा भर गया है। तो इससे क्या निकलता है निष्कर्ष की द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, यानी द्रव का जिस प्रकार वायु दाब में था उसी प्रकार इसमें भी है। मतलब हाइट बढ़ने पर क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमने सीखा कि हाइट बढ़ने पर दाब बढ़ेगा, जबकि हाइट कम होने पर मतलब जल अगर जो कम भरा होगा तो दाब कम होगा, जल अधिक भरा होगा तो दाब अधिक होगा। तो क्या निष्कर्ष निकला कि द्रव का दाब यानी P द्रव स्तंभ की ऊंचाई h तथा द्रव के घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। गणितीय रूप में हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं P बराबर HdG। P मतलब होता दाब, दाब किसके बराबर होता है, द्रव की ऊंचाई के तथा द्रव के घनत्व के और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो ये 3 चीज़ों से आप दाब निकाल सकते हैं द्रव का। इस प्रकार हमने क्या सीखा, इसमें पूरा संपूर्ण विवरण दिया है। किसी वस्तु की किसी गति पर गति की दिशा में आरोपित बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमने पहले समझा। फिर है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबोत बल प्रणोद कहलाता है। अभिलंबोत बल को दाब कहते हैं और अभिलंबोत बल क्या होता है, प्रणोद। पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्तंभ दाब गिर जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, जल के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। अपेक्षित घनत्व मतलब सबसे अधिक कहाँ होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि न्यूनतम आयतन होता है किस डिग्री पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, और यह कमी किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण होती है। भार में आभासी कमी उस द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती, इसी को हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और अंत में हमने सीखा द्रव दाब P किसके बराबर होता है, ये जो आपकी ऊंचाई होती है द्रव की, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इतना हमने समझा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।